बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड के इस सीरीज़ में, जिसमें हम कक्षा 10 की भौतिकी के अध्याय 1 का प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के आज 7वें एपिसोड के साथ आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। आगे देखेंगे गोलीय दर्पण के और कितने प्रकार होते हैं, इनमें अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, परवलयिक दर्पण क्या है। और इसके साथ हम देखेंगे कि इनके साथ जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। जैसे हमने पहले भी कहा था, ये कुछ जनरल टर्म्स होते हैं जो आपको कई बार परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं और आप ये जानते हैं कि ये होते क्या हैं, पर आपको लिखना क्या है ये समझ नहीं आता। तो आज हम देखेंगे कि आपको लिखना क्या है, कैसे है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो हम इस सभी बातों को सीखते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज का ये अध्याय है। तो हम सबसे पूर्व इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो दर्पण की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती हो। नियमित रूप कहने का अर्थ ये है कि नियमानुसार किसी निश्चित रूप से वो प्रकाश का परावर्तन करती है। ऐसे नहीं कि किरण कहीं से भी आ रही है और लौटकर कहीं को जा रही है, जैसे आएगी वैसे ही वापस लौट जाएगी। तो वो नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करती है। तो वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमानुसार या निश्चित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती हो, तथा दूसरा पार्ट है, याद रखिएगा, तथा जिसकी एक सतह रजतित होगी। क्यों रजतित होगी, क्यों ये कहना आवश्यक है, तो देखते हैं क्यों। तो हम जब दर्पण की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि दर्पण बना किससे होता है, शीशा से, लेड से, कांच से। तो अगर ऑर्डिनरी कांच की बात करें, जो हम सामान्यतः यूज करते हैं कांच, तो उस कांच में क्या होता है, कांच, और यहाँ हम दर्पण की बात करें तो इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है ना, कि कांच में जो होता है इसकी सतह रजतित नहीं होती है, इसकी सतह रजतित नहीं होगी। तो आप अगर यहाँ पे मान के चलिए एक लड़का खड़ा है जिसका नाम राम रख लेते हैं, और यहाँ भी एक लड़का है जिसका नाम रोहन रख लेते हैं, तो राम रोहन को देख पाएगा, क्योंकि इसकी सतह रजतित नहीं है। वहीं राम रोहन अगर यहाँ खड़ा हो, राम रोहन यदि यहाँ खड़े हो और इनके बीच में अभी कांच नहीं, हम दर्पण रख लें जिसका एक सतह रजतित है, तो हम जानते हैं कि राम कभी भी चाह के भी कितना भी कोशिश कर ले रोहन को नहीं देख सकता। इसे राम ही दिखाई पड़ेगा, इसे ये रोहन नहीं राम ही दिखाई पड़ेगा। यही तो अंतर है इन दोनों में। यदि हम कांच रखते हैं तो राम रोहन को देख पाता है, यदि हम दर्पण रख लेते हैं तो राम को राम ही दिखता है। यही अंतर है, क्योंकि इसकी एक सतह रजतित है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश इन दोनों पे पड़ रहा है, अच्छी बात है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से राम पे पड़ते हुए जब इस कांच में जा रहा है, प्रकाश जब कांच में जा रहा है, तो आप सभी इस बात को देख सकते हैं कि कांच की प्रकाश की किरण जो है यह कांच के आर पार चली जाएगी,
जिससे क्या होगा, ये राम का प्रतिबिंब रोहन के पास चला जाएगा और रोहन राम को देखने लग जाएगा। वहीं रोहन से जो प्रकाश आएगा, रोहन से जो प्रकाश की किरण आएगी वो इधर आके राम को रोहन दिखाएगी। तो आप इस बातों को समझ चुके हैं। और वहीं हम इसको दर्पण के केस में देखें, दर्पण के केस में क्या होता है, यदि प्रकाश की किरण जा रही है ना, यदि प्रकाश की किरण जा रही है तो ये उस पार नहीं जा पाएगी, ये उस पार नहीं जा पाएगी। हमने प्रतिबिंब की परिभाषा में देखा था, जब तक किरणें लौट कर मिलेगी नहीं परावर्तन के बाद तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ये वापस इसकी आंखों पे लौट के आ जाएगी। इसीलिए राम को राम ही दिखाई देगा, राम को राम ही दिखाई देगा। तो बेसिकली हम कुल मिलाकर बोले तो आप एक गहरा संबंध समझते हैं और गहरा अंतर समझते हैं इन दोनों के बीच। चलिए अब हम दर्पण के संदर्भ में जो जो अभी हम आपको समझा चुके हैं उसे हम लिख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, दर्पण होता क्या है, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करती है तथा जिसकी एक सतह रजतित होती है। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों दर्पण है जिसकी एक सतह क्या है, रजतित है। जिसकी एक सतह क्या है, रजतित है। रजतित होना जरूरी है, अगर रजतित नहीं होगी तो ये कांच हो जाएगा, यह दर्पण नहीं होगा। हमने आपको बताया है अंतर। तो अब हम देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हाँ तो बच्चों, दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो गोलीय समतल दर्पण क्या है, तो जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वही समतल दर्पण है। हम इसके संदर्भ में लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। दिखा देंगे फिगर से। अच्छा, अब गोलीय दर्पण में हम लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों दर्पण दिखा देंगे। अच्छा, अगला है परवलयिक दर्पण। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय न हो, पूर्णतः गोलीय न हो। दिखाने को हम दिखा देंगे ये दर्पण। खैर, इस दर्पण के बारे में आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा कुछ क्या, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। हमने इतना लिख दिया, यही बस है। और इन दोनों दर्पण के बारे में हम इसके बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसके बारे में जो भी है आपने 7th में पढ़ा है, उसके बाद भी आप जानते हैं, आप तो इस्तेमाल ही करते हैं। बेसिकली इस कक्षा में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इन सबको मिटाते हुए आप सब तब तक नोट कर लें। इन सबको मिटाते हुए अब हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, और इसी पे अपनी विस्तृत चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो बेसिकली गोलीय दर्पण का 2 प्रकार होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये दोनों क्या है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि जिसकी परावर्तक सतह वैसे तो इसकी परावर्तक सतह गोलीय ही होगी, लेकिन गोलीय में कैसे, तो हम बताएंगे, हम लिखेंगे कि इसकी परावर्तक सतह जो है, इसकी परावर्तक सतह
धसी होती है, इसकी परावर्तक सतह धसी होती है और इसकी परावर्तक सतह उभरी होती है। इसकी परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, एक मिनट, ये परावर्तक सतह है, देखिए किरण जा रही है तो ये उभरी है, और ये परावर्तक सतह है इसकी, देखिए धसी हुई है। यहाँ से किरण जाएगी तो ये यहाँ से तो लौट ही जाएगी, यहाँ से जाएगी तो कुछ यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा, और इसमें अगर ये किरण यहाँ से जाए तो ये इधर चल जाएगी। तो हम समझ चुके हैं कि इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है और इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई है। बस इतना ही जानना है इन दोनों के संदर्भ में। तो अब हम जो जान चुके हैं वो लिख लेते हैं। इस तरह से हम आपको इसीलिए लिखाते हैं ताकि आपको अंतर भी लिखने के लिए आए और परिभाषा भी आए, तो दोनों को अच्छे से अप्रोच कर सकें। तो हम लिखेंगे इसकी परावर्तक सतह धसी होती है इसमें लिखेंगे इसकी परावर्तक सतह उभरी होती है। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं लिखेंगे, और एक काम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फिगर बना देंगे बस। अगर ये फुल मार्क्स, अगर ये 3 4 नंबर 5 नंबर का होगा तो आपको फुल मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। जो हम पहले देखते थे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो जाता था, तो अभी हम सबको क्लियर कर देंगे। इससे रिलेटेड जो जनरल टर्म्स है, सामान्य से जो बिंदु है, हम उन पे प्रकाश डालते हैं। तो वो कौन कौन सी बिंदु है जिसको हमें देखना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखें कि ये जो गोलीय दर्पण होता है हमारा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये इसका परावर्तक सतह है। तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो अवतल दर्पण है और ये जो उत्तल दर्पण है, हम इसमें देखेंगे क्या कि हम देखेंगे कि यह किस गोले का भाग है। तो हम एक काल्पनिक गोला बना लेते हैं, हम एक काल्पनिक गोला बनाएंगे, दिख रहा है आपको। अब इसके केंद्र बिंदु को ढूंढेंगे, तो ये है इसका केंद्र बिंदु, ये इसका केंद्र बिंदु। तो इस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, इसका नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी वो तो हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में r से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसकी दूरी वक्रता त्रिज्या है। अब ये जो बिंदु है, ये दर्पण को 2 भागों में बांट रही है। दर्पण का मुख्य बिंदु है, बीचों बीच जो ये बिंदु है, इसको हम कहेंगे ध्रुव। और इन दोनों के बीच, ये रेखा जो आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच एक बिंदु लेंगे, इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस या फोकस। तो मुख्य फोकस या फिर कह लीजिए सीधा फोकस। इसको वक्रता केंद्र को हम C से सूचित करेंगे, मुख्य फोकस को हम लोग F से सूचित करेंगे। हाँ, और ये मुख्य फोकस से ध्रुव की जो दूरी है, इसको हम लोग फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। फोकस दूरी या फिर फोकसांतर कहते हैं। इसको सूचित करेंगे हम छोटा f से, स्मॉल f से। आप समझ चुके हैं, इसमें यही टर्म इन्वॉल्व था। अब इस दर्पण पे आ जाइए, इसमें देखते हैं कि यह किस गोले का भाग है। तो अगर हम गोला बनाएंगे तो यह दिखेगा कि यह हमारे इस गोले का भाग है। तो इसका जो केंद्र होगा, इसको हम लोग C वक्रता केंद्र कहेंगे। इसके जो बीच ये जो ध्रुव है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ध्रुव यानी कि P से सूचित करेंगे। और इसका जो मध्य बिंदु है,
इसको हम लोग फोकस या फिर मुख्य फोकस कहेंगे। और इसकी जो दूरी है, इसको हम लोग r से सूचित करेंगे। और इसकी जो दूरी है इसको हम लोग छोटा f से सूचित करेंगे। समझ गए? यहाँ गौर करने वाली चीज ये है कि इस दर्पण में वक्रता केंद्र हो या मुख्य फोकस हो, सारी चीजें आपको अपने दाईं ओर दिख रही है। आपको क्या दिख रही है? अपने दाईं ओर। और वहीं इस दर्पण में बात करें तो आपको ये सारी चीजें अपने बाईं ओर दिख रही है। नहीं, माफ कीजिएगा, आपको ये, हाँ ठीक है, ये आपको अपनी दाईं ओर दिख रही है और ये सारी चीजें आपको बाईं ओर दिख रही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा हम एक नियम लिख लेंगे, अभी नियम लिख लेंगे कि ये जो हमारा अवतल दर्पण है ना, ये जो हमारा अवतल दर्पण है, इसमें फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव तो अपने जगह पे है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के बाईं ओर होती है और इसमें, इस केस में हम बात करें तो सब चीज दाईं ओर होती है। तो ये आप लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब टर्म को अगर आपको परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है तो आप क्या लिखेंगे? तो सामान्य तौर पे कहेंगे कि वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद ध्रुव की बारी आई तो ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव आप समझ ही चुके हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आप समझ ही चुके हैं। इसके बाद मुख्य फोकस या फिर फोकस, ये क्या है? तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ये भी आप जानते हैं। फोकस दूरी या फोकसांतर, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष, इसके बारे में हमने नहीं बताया, तो ये होता क्या है? यहाँ पे देख ले, ये अगर हमारा दर्पण है तो इसी पे जो ये रेखा जा रही है ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, तो यही है हमारा मुख्य प्रधान अक्ष। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके बाद है दर्पण का द्वारक, ये भी छूट गया। तो दर्पण की जो ये लंबाई है, ये दर्पण की जो लंबाई है, इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, तो एमएन दर्पण का द्वारक है जिससे किरण जाएगी। ओके, द्वारक यानी कि प्रवेश द्वार। तो आप इन जनरल टर्म्स को समझ चुके हैं। ये हम अपने लेक्चर में जगह जगह पे प्रयोग करते रहेंगे, तो हम आशा करेंगे कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थान, उनकी प्रकृति, और वो कहाँ रखें तो फिर कहाँ बनते हैं, और फिर ये जो और भी नियम है इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है? आप हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारी मेहनत के बदले आप कुछ करने के लिए हमारे लिए, तो आप करें क्या? लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? क्या ही कर सकते हैं? आप अपनी पढ़ाई करें मन लगा के, वही बहुत हो जाएगा। आप बोर्ड में अच्छे प्रतिशत लाएं, अच्छे नंबर लाएं। मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।